इस कहानी की शुरुआत होती है पिछले वाइकिंग के 100 साल बाद से, जहां अब रैगनार बियोन या आइवर द बोनलेस अब एक लेजेंड बन चुके हैं। और पहले के मुकाबले वाइकिंग्स में अब बहुत कुछ बदल चुका है, क्योंकि हमने देखा था रैगनार सन सिगेट अब क्रिश्चियनिटी को चूज कर लेता है, जिसके बाद अब काफी सारे वाइकिंग जो है वो क्रिश्चियन बन चुके हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार कर अब उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया है। और सैक्सन और वाइकिंग काफी टाइम से अब पीसफुली रहते हैं, पर क्योंकि ब्रिटिशर को उनका पीसफुली रहना ढोंग लगता है, इसलिए वो सेंट फ्रांसिस डे के दिन उनको मार डालते हैं। वो काफी सारे वाइकिंग को रूथलेसली मार देते हैं और जितने भी वाइकिंग वहाँ पे बसे हुए थे और उनके गांव जो भी थे वो वहाँ पे सारे लोगों को मार देते हैं और उनके गांव में आग लगा देते हैं। और ये सब कुछ राजा एग्बर्ट के हुक्म पर होता है। उन्हें वाइकिंग के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उन्होंने इतने सारे वाइकिंग को मार दिया था, इंक्लूडिंग स्टैन जो कि भाई था प्रिंस ऑफ नॉर्वे हैरल्ड सिगर्टसन का, जिसके गुस्से में सारे वाइकिंग एकजुट हो जाते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बोट दिखाई जाती है जो कि ट्रेवल कर रही होती है एक तूफान में, जिसको चलाने वाला लाव द एरिक्सन होता है। ये सब लोग ग्रीनलैंड से आए होते हैं और अपनी बहन के साथ, जिसका नाम फ्रेडिस होता है, कैटगट जा रहे होते हैं। और वो जैसे ही कैटगट पहुंचते हैं वो एक बंदे को ढूंढते हैं जिसने इस टाइप का एक क्रॉस पहना था। पर स्कैंडिनेविया में ये एक ऐसा दौर था जहाँ बहुत कम लोग थे जो ओल्ड वलेरिया में बिलीव करते थे। अब काफी सारे लोग जो है वो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर चुके हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रेडिन मिलती है हैरल्ड द सिगर्टसन से और फ्रेडिन उसे कहानी बताती है उस इंसान की जिसने उसके कमर पे क्रॉस का निशान दागा था, और वो कुछ टाइम साथ ही बिताते हैं। और फ्रेडिस उसे बताती है कि वो उस आदमी को मार के ही दम लेगी। अगले ही दिन हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि हैरल्ड के भाई ओलाफ का ही राइट हैंड है, एंड उसको मारना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हुए हैं किंग कनूट के कहने पे। ये लोग बदला लेना चाहते हैं सेंट फ्रांसिस डे वाले दिन जो हुआ था। बट यहाँ पे क्योंकि ओलाफ एक क्रिश्चियन है तो वो इथेन यानी कि बैगन के साथ लड़ने के लिए मना कर देता है। वो कनूट को बोलता है कि अगर मैं इनके साथ लड़ूंगा तो इनको क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करनी होगी, यानी कि इन सबको क्रिश्चियन होना पड़ेगा। पर कनूट इस बात से एग्री नहीं करता। और देखा जाए तो ओलाफ पहले किंग एथेलरेड के काउंसलर में थे, उन्होंने लंदन के ही डिफेंस सिस्टम को बनाया था, इसलिए इस लड़ाई में ओलाफ का साथ होना बहुत जरूरी है। किंग कनूट उनकी बात पे तब भी एग्री नहीं करते। वो जानते थे कि अगर मास कन्वर्सेशन शुरू कर दिया गया तो उनके देश में सिविल वॉर की शुरुआत हो जाएगी। बट नाइट में दो शील्ड टकराने के बाद में हैरल्ड सिगर्टसन अपने भाई ओलाफ को मना ही लेता है और वो ब्रिटिशर पे हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये वाइकिंग बहुत ही वियर्ड पीपल थे। खैर फ्रेटिस मिलती है एस्ट्रिड हार्कोन से, जो कि जान है कैटगेट की। वो एक्चुअली अफ्रीकन वॉरलॉर्ड की डॉटर है जिसकी शादी यहाँ के वाइकिंग से हुई थी, और अब उसकी मौत के बाद में वही पावर में है। और वो फ्रेडिस से हेल्प करने की प्रॉमिस करती है जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो उसके फादर को जानती थी। और अगले ही दिन हमें लाव दिखाया जाता है और वो लोग उस पर हमला करते हैं कह के कि तुम्हारे फादर एक मर्डरर हैं, जस्ट लाइक तुम्हारे ग्रैंडफादर की तरह, जो हमने वाइकिंग सीजन में भी देखा था। पर लाव अकेला ही उन सबको डिफीट कर देता है। और ये सब वहाँ पे खड़ा हुआ हैरल्ड देख रहा होता है, जो उससे काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और वो बोलता है कि उसे उनके साथ लड़ना चाहिए। बट लाव साफ मना कर देता है। और अब कनूट कैटगट आता है क्योंकि वहीं से ही इंग्लैंड के हमले के लिए निकला जा सकता है और वहाँ पे उसका वेलकम होता है। वहाँ पे हमें वाइकिंग अंदाज में एक पार्टी देखने को मिलती है जहाँ फ्रेटिस अपना रिवेंज लेती है और उस बंदे पे भी सेम क्रॉस बना देती है, जो काफी ज्यादा ब्रूटली होता है। और ओलाफ उसे मारने के लिए हथियार उठाता है और जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है तो एस्ट्रिड उसे रोक लेती है। वो बोलती है ये क्राइम कैटगट में हुआ है और इसका रेसोल्यूशन वो खुद लेगी। वहाँ पे दोनों पार्टियों की बात रखी जाती है, पर कोई भी फैसला ना निकलने के कारण हैरल्ड सिगर्टसन अपना सजेशन देता है। बंदे के डेथ से उन्हें नुकसान तो हुआ है, इसलिए कनूट फ्रेडिस को अपने साथ रखेंगे और उसके भाई ओलाफ को उनके साथ जंग में लड़ना होगा। चाहते हुए भी उन्हें उनकी बात माननी पड़ती है। और अब हमें किंग एथेल्स्टाइन दिखाए जाते हैं, जिन्होंने वो फैसला ले तो लिया था पर अब उनकी बहुत बुरी तरीके से फटी पड़ी है और उन्होंने अब बिस्तर को पकड़ लिया है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और कुछ समय में वो मरने ही वाला है, इसलिए वो अपने बेटे प्रिंस को और हेयर टू द थ्रोन एमेंड को मर्सिया भेजता है ताकि वो आर्मी को एकजुट कर सके और उन्हें रेडी कर सके आने वाले वॉर के लिए। उसे काउंसिल देती है प्रिंस एमा ऑफ नॉर्मेंडी, जो काफी खूबसूरत है पर इतनी ही ज्यादा ब्रूटल भी, इसीलिए एल गॉडविन को प्रिंस के साथ भेजा जाता है। इधर वाइकिंग जंग के लिए निकलते हैं और हेरा लाफ को बेस्ट शिप देता है। वहाँ पे क्रिश्चियन और वाइकिंग दोनों होते हैं और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, जिससे दो लोगों की मौत हो जाती है। और ये लाफ का पहला किल होता है, यानी कि पहली बार लाफ ने किसी को मारा होता है। और वहाँ इंग्लैंड में प्रिंस ट्राई करते हैं कि मर्चेंट को अपने साथ लाया जाए, पर वो बहुत ज्यादा नक्चड़ होते हैं। पर कुछ
थ्रेट के बाद में वो मान जाते हैं। तो एल गॉडविन प्रिंस से इम्प्रेस होते हैं और इधर एस्ट्रिड चाहती है कि फ्रेडिस उपसाला जाए, जो कि उनकी तीर्थ यात्रा है। यहाँ पर जाकर वो अपना फ्यूचर जान सकती है और फ्रेडिस एस्ट्रिड की बातों से कन्विंस हो जाती है और वो तीर्थ यात्रा की तैयारी करती है। और इंग्लैंड वापस जाते टाइम ना चाहते हुए भी प्रिंस को वो घंटियां सुनाई देती हैं जो बेल किंग्स के डेथ के टाइम बजती हैं। और राजा की मृत्यु के बाद में अब प्रिंस एडमंड अब राजा बन चुके हैं। वाइकिंग इंग्लैंड आ चुके हैं और अब उन्होंने एक गाँव पे हमला कर दिया है और वहाँ गाँव वालों को वो बहुत ही ब्रूटली मारते हैं। तो वहाँ की लेडी से उन्हें ये पता चलता है कि राजा अब नहीं रहे। तो ये सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो जाता है कि अब सर काटे तो किसका काटे। हैरल्ड से प्रॉमिस करता है कि उसके बेटे का सर उसके बदले में जरूर काटा जाएगा। द रिवेंज फॉर सेंट फ्रांसिस डे। और दूसरी तरफ एडमंड चाहते हैं कि उनका कोरोनेशन किया जाए, पर ऐसा करने में वो लोग ज्यादा वोनरेबल बन जाएंगे। तो कोई नेमा का मानना था, पर नहीं, एडमंड को कोरोनेशन भी करना है और वाइकिंग का सामना भी। इसीलिए वो ट्रेनिंग रूम में जाता है और दो बंदों को चूज करता है और उनसे फाइट करता है और उन्हें बुरी तरीके से डिफीट कर देता है। इससे वो बहुत खुश होता है। तभी अनएक्सपेक्टेडली गॉडविन उसे हरा के उसे एहसास दिला देते हैं वो तैयार नहीं है। और उपसाला जाते टाइम फ्रेडिस पे एक बंदा हमला करता है जो कि क्रिश्चियन होता है और लिटरली ये इतना खतरनाक और खूंखार होता है कि ये वहाँ पे सारे लोगों को मार देता है। जैसे तैसे करके फ्रेडिस उसकी जान ले लेती है और अपने एक घायल फ्रेंड को पास ही के गांव में लेके जाती है, जहां गलती से उसके मुंह से ये निकल जाता है कि उन पे हमला करने वाला एक क्रिश्चियन था। सुन के वो घर की लेडी घबरा जाती है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है और वो लोग वहां से चले भी जाते हैं। और अब वाइकिंग लंदन पे अटैक करने की योजना बनाते हैं, क्योंकि अब तक हर वाइकिंग ने नॉर्थ से ही अटैक करा है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि इस बार हम साउथ से अटैक करेंगे, जहाँ पे काफी सारा दलदल एरिया है। और उस जगह वो एक टुकड़ी लेकर निकलते हैं जिसको लीड करते हैं हैरल्ड सिगर्टसन और लाफ। और वहां जाकर उन लोगों पर हमला होता है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी सिक्योरिटी लगी हुई थी। सैक्सन ने उस तरफ से आने वाले सभी रास्तों को ब्लॉक कर रखा था और वो उन पे हमला करते हैं और उन्हें वहां से खदेड़ के बाहर निकाल देते हैं। यहाँ एडमंड सभी नोबल्स को कोलोरेशन के लिए मना लेता है और उसको इंग्लैंड का नया रूलर घोषित कर दिया जाता है। और हैरल्ड के वापस आने पर ग्रीनलैंड के लोग उससे काफी ज्यादा नाराज होते हैं, क्योंकि उसने उनके लीडर को वही मरने के लिए छोड़ दिया था। इसलिए अब वो लाफ को बचाने के लिए अकेला जाता है। इधर लाफ को एक लड़की क्रॉस का निशान देकर जाती है और पीछे से आके हैरल्ड सिगर्टसन उसकी जान बचा लेता है। वहाँ से वो दोनों लंदन के डिफेंसेस देखने जाते हैं, जहाँ उन्हें ब्रिज का एक वीक पॉइंट मिल जाता है। और हैरल्ड सबको बताता है कि अब हम वहाँ से हमला नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे तैयारी कर रखी है। इंग्लैंड वासी इस जीत से इतने खुश हो जाते हैं कि लिटरली वो वाइकिंग को चैलेंज कर देते हैं कि यहाँ से आ जाओ, हमें तुम्हारा अब कोई डर नहीं है। उनके पास इनफ राशन है जिससे घेराबंदी भी नहीं की जा सकती। बट लाफ के पास यहाँ पर एक प्लान था जो काफी कॉम्प्लिकेटेड था, बट अगर ठीक से किया जाए तो वो लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट उसका प्लान सुनने के बाद में किंग गनूट उसकी बात पर राजी नहीं होते। यहाँ लंदन में किंग एमंड मर्चेंट को ऑर्डर देते हैं कि तुम जाओ साउथ वेस्टर्न में, ताकि वाइकिंग को रियर में लगाया जा सके। मर्चेंट मान तो जाते हैं, पर डील में उनको बहुत बड़ी टेरिटरी का हिस्सा देना पड़ेगा, जिस पर प्रिंस एगमेंट राजी हो जाते हैं। और ये प्लान खुद क्वीन एमा बनाती है, क्योंकि उनके एंसेस्टर रोलो थे, उनके अंदर भी ब्लड वाइकिंग का दौड़ रहा था। वो सबसे इसी प्लान पे चलने को कहती हैं। गनूट लाफ से मिलने के लिए आता है और वो उसे बताता है कि उसे प्लान पे शक है, इसमें काफी लोग मारे जाएंगे। पर लाफ कहता है कि ये प्लान कामयाब होगा, इसकी वो गारंटी देता है। इसीलिए सारे वाइकिंग अब तैयारी पे लग जाते हैं। लाफ और उसकी टीम पानी से जाते हैं और वो ब्रिज के नीचे छुप जाते हैं। और उधर ओलाफ अपनी 3 बोट को लेकर जाता है और वो ब्रिज से थोड़ी ही दूर खड़ा हो जाता है। अब ये हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैक्सन की आर्मी भी पूरी तरीके से तैयार है इस वॉर को करने के लिए। और गनूट अपनी आर्मी के साथ सामने से ब्रिज पे आता है और वो राजा एडमंड को लड़ाई के लिए चिढ़ाने लगता है और उसे भड़काता है ताकि वो जंग के मैदान में आए और उसका सामना करे। और होता भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो चाहता है। सैक्सन और वाइकिंग आमने सामने होते हैं और इनकी हैंड टू हैंड फाइट हो रही होती है। हैरल्ड और लाफ पुल के नीचे से अपने प्लान को अंजाम देते हैं और ऊपर जंग हो रही होती है। दोनों ही एक दूसरे को ब्रूटली मार रहे होते हैं। अब सारे वाइकिंग पीछे हटने लगते हैं और राजा एडमंड ये सोचते हैं कि वो उनसे डर के भाग रहे हैं और वो उनके पीछे पीछे जाते हैं। पर तब तक वाइकिंग बोट से रस्सियों को बांध चुके होते हैं। राजा एडमंड को जब तक एहसास हो कि ये एक प्लान था उन्हें फंसाने के लिए, इतने में वो ब्रिज को गिरा के उसे दूसरी साइड फांस लेते हैं और लाफ का प्लान काम कर जाता है और ओलाफ पुल गिरा देता है। मर्शियन आर्मी भी यहाँ पास ही में होती है, पर वो लोग अटैक नहीं करते क्योंकि प्रिंस एडमंड ने प्लान को लास्ट मोमेंट पर चेंज कर दिया था।
और लाव के काफी सारे फ्रेंड अब मारे गए होते हैं, जिससे देख के वो बहुत ज्यादा टूट जाता है और दुखी होता है। और फिर हम फ्रेडिस को देखते हैं जो अब उपसाला पहुंच गई है, और वो जैसे ही आगे बढ़ती है उसे वो वियर्ड गाइस मिलते हैं जो कि हमने वाइकिंग में भी देखे थे। और बहुत ही चालाकी से वाइकिंग ने राजा एडमंड को पकड़ लिया है और अब उन्हें वो गनूट के सामने लेकर आते हैं। वहाँ एडमंड को सारे लोग चिढ़ा रहे होते हैं। हैरल्ड एडमंड का गला काटने ही वाला होता है, पर गनूट उसे रुकने को कहता है। ये सुन के वहाँ के सारे लोग शॉक हो जाते हैं कि ये गनूट ने क्या बोल दिया। और अब वाइकिंग की सेना क्वीन एमा को भी ढूंढ लेती है और उन्हें भी बंदी ही बना लेती है। उसे ओलाफ के सामने लाया जाता है और ओलाफ उससे पूछता है कि गोल्ड कहाँ है। और जवाब में क्वीन एमा कहती है कि उसे एथेलरेड के खजाने के बारे में या गोल्ड के बारे में कुछ नहीं पता, पर ओलाफ उसके सामने उसके बच्चों को लाता है, इसलिए वो थ्रेट फील करती है। और फ्रेडिस को जादू टोने करती है और वो उसी बंदे के सामने चली जाती है जिसे हमने वाइकिंग की पिछली सीरीज में देखा है, जो कि लोगों का भविष्य बताते हैं। और वो फ्रेडिस से बोलते हैं कि यू आर द लास्ट वन, जिसका मतलब आपको आगे समझ में आएगा। उधर गनूट हैरल्ड सिगर्सन को नॉर्वे का किंग बनाने का ऑफर देता है, पर वो उससे मना कर देता है। वो बताता है कि मुझे ऑलरेडी मेरे भाई ने ये ऑफर दे दिया है। फिर गनूट उसके सामने एक सीक्रेट को रिवील करता है, जिसमें उसे बताता है कि उसके भाई का एक बेटा है जिसे वो सीक्रेटली बड़ा कर रहा है ताकि वो आगे चल के नॉर्वे का राजा बन सके। ये सुन के हैरल्ड गनूट का साथ देने का फैसला करता है। उसका पहला काम होता है क्वीन एमा को ढूंढना, जो कि बहुत आसानी से ढूंढ भी लेता है। प्रिंस हैरल्ड गॉडविन को पहले से जानते हैं, इसलिए वो गॉडविन से मिलने आते हैं, पर वो उसको नहीं छोड़ाते। अगले दिन हम देखते हैं कि मर्शन के राजा किंग गनूट से मिलने के लिए आते हैं और उन्हें एज अ गेस्ट इन्वाइट किया जाता है। उन्हें खाने के लिए अंदर लेके जाते हैं और वहाँ पे बहुत ही शानदार दावत चल रही होती है, जहाँ हम देखते हैं कि लाफ और हैरल्ड सिगर्सन अब वहाँ के हीरो बन चुके हैं, क्योंकि इस जीत में सबसे बड़ा हाथ लाफ का ही है। अभी वहाँ पे एंट्री होती है क्वीन एमा की, जो काफी शॉकिंग था, जिसे देख के ओलाफ काफी चौंक जाता है क्योंकि उसने उसे कैद कर रखा था। वहाँ पे एल्डविन स्टोना का सर काट दिया जाता है, क्योंकि बिट्रेल करने वालों की सजा यही होती है कि उन्हें जान से मार दिया जाए। और उधर गनूट क्वीन एमा से उसके साथ के लिए पूछता है, पर वो मना कर देती है क्योंकि उसके बेटे अभी भी ओलाफ के पास होते हैं। तो फिर एल गॉडविन को उसके बच्चे को लेने के लिए भेजा जाता है, जो उन्हें ढूंढ के दोनों बच्चों को सलामत ले आता है। और इतने ह्यूज सक्सेसफुल प्लान के साथ में लाफ भी काफी फेमस हो चुका था, इसलिए वो ग्रीनलैंड जाने के लिए मना कर देता है। और वो फिर लीव को प्रपोज करता है और उन दोनों के बीच में एक किस होती है। और दूसरी तरफ हमें फ्रेडिस दिखाई जाती है, जो उस गांव में वापस आती है जहां उसने उसकी फ्रेंड को बचाया था और वो अब मर चुकी है। और वहां पे एक आदमी दिखाया जाता है जिसने पूरे ही गांव को मार डाला होता है। और ये लोग क्रिश्चियन मिशनरी हैं जो कि फोर्सफुली वाइकिंग को कन्वर्ट करते हैं। वो फ्रेडिस को एक मैसेज का टिकट ले जाने को बोलता है और बाद में उसको जिंदा छोड़ देता है। हैरल्ड और स्कैंडिनेविया की आधे से ज्यादा फोर्सेस नॉर्वे के लिए रवाना होती है। और क्वीन एमा को भी अगर नॉर्वे वापस जाना है तो वो जा सकती हैं, पर वो यहीं रहने का डिसाइड करती है। इसीलिए किंग गनूट उसे अपना एडवाइजर बना लेता है और सभी नॉर्मन किंग गनूट के आगे अपनी लॉयल्टी प्लेस करते हैं। किंग गनूट अब किंग एमंड के साथ मिलकर रूल करेंगे, जो कि एक पार्टनरशिप रूल टाइप हो सकता है। क्रिश्चियन वाइकिंग अब अपने फोर्सेस के साथ में उपसाला पर अटैक करता है और वहाँ एक एक को वो ब्रूटली मार देते हैं। पूरे उपसाला को डिस्ट्रॉय करते हैं और वहाँ के सभी पुजारियों को मार देते हैं। सीक्रेट फ्रेडिस का वो मैसेज रिसीव करती है, जिसके बाद में उसे शील्ड मेडन या फिर ढाल योद्धा बनाने की ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। लाफ वापस कैटगट लौट आया है, पर फ्रेडिस देखती है कि उसके साथी वहाँ पर नहीं है, यानी कि वो वॉर में सरवाइव नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ हमें ओलाफ दिखाया जाता है, जो सीक्रेटली गनूट के घर पे यानी कि उसकी वाइफ के पास आ गया है और वो उसके कान भर देता है, उसे गनूट के अगेंस्ट कर देता है। इधर हैरल्ड को सारे लोग हीरो बना देते हैं, पर वो अपनी ग्लोरी लाफ और अपने फ्रेंड ग्रीनलैंडर्स को दे देता है, जो देखने में काफी ज्यादा औसम होता है। और दूसरी तरफ हम एल गॉडविन को देखते हैं, जो गनूट से मिलने के लिए जाता है, पर गार्ड उसको रास्ते में ही रोक लेते हैं क्योंकि अंदर क्वीन एमा के साथ लगा पड़ा होता है, तो वो वहीं पे वेट करता है। दूसरी तरफ हम फ्रेडिस को देखते हैं, जिसने अपना ट्रेनिंग एग्जाम क्लियर कर लिया है। उसके बाद में वो हैरल्ड सिगर्सन के साथ में अपने प्यार को आगे बढ़ाती है। यहाँ रात में ही गनूट को एक लेटर मिलता है, जिसमें रूस और उसके बाकी एलाइज डेनमार्क की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए उसे जंग लड़ने जाना होगा। जाने से पहले वो क्वीन एमा से मैरिज करके जाता है ताकि लंदन सिक्योर करा जाए। पर किंग एमंड को ऐसा लगता था कि वो अपनी माँ क्वीन एमा से गद्दी को छीन सकता है, पर बहुत ही चालाकी से किंग गनूट अपने फादर फॉकबियर्ड को वहाँ का इंचार्ज बना के चला जाता है। पर वो क्वीन एमा की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था क्योंकि वो उसकी बहू थी, पर वो जानता था स्कैंडिनेविया में उसकी एक और बहू है जिससे आगे चल के बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए वो पहले से ही प्लानिंग करके रखता है। और अब हम देखते हैं फ्रेडिस और ओलाफ को, जो एक गाँव में जाते हैं जहाँ के लोगों को ब्रूटली क्रिश्चियन वाइकिंग ने मार डाला है।
ये एक मैसेज होता है वाइकिंग के लिए कि अब वो लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ओलाफ, जिसने अपनी साइड क्रिश्चियन वाइकिंग की तरफ चूज की है क्योंकि वो खुद भी एक क्रिश्चियन है। वो क्रिश्चियन वाइकिंग के साथ हाथ मिला लेता है और वो फैसला करता है कि अब वो उनके साथ ही लड़ेगा। और इधर किंग एमंड के सामने सारे सरदार अपनी लॉयल्टी की शपथ लेते हैं। वो एक एक करके अपने कॉइन्स को उसके आगे गिराते हैं और ये एक रिवाज है जो आपने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में भी देखा होगा। इसके बाद किंग एमंड अपने घोड़े पे बैठ के रेस लगाते हैं एल गॉडविन से, पर तभी एक हादसा होता है और वो रस्सी से टकरा के नीचे गिर जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है ये एक चाल थी जो एल गॉडविन ने किंग एमंड के खिलाफ रची थी। वो किंग के दिल में डैगर को स्टैब करता है जिससे वो धीरे धीरे मरने लगता है, जिसके बाद सारे सरदार वहाँ पे आ जाते हैं और किंग एडमंड एल गॉडविन को देखकर अपनी आखिरी सांस लेते हैं। इस बात से ग्रैंडपा वाइकिंग ज्यादा सवाल नहीं करते, पर क्वीन एमा समझ जाती है कि बात क्या है। और स्वीडन में क्रिश्चियन की आर्मी एक मैसेज भेजती है कि अब वो स्ट्राइक करेंगे और ओलाफ भी उनके साथ है। ये सब पता चलते ही वो लोग वॉर की प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। और इधर हम देखते हैं कि गनूट की फर्स्ट वाइफ भी अब इंग्लैंड आ चुकी है और वो ग्रैंडपा वाइकिंग को वार्न करती है कि उसके पास एक बड़ी आर्मी है, अगर उन्होंने उसे मारने की कोशिश करी तो वो आर्मी सीधा ओलाफ के साथ ज्वाइन होके पूरी स्कैंडिनेविया को तबाह कर देगी, जो कि एक बिग ट्रबल हो सकता है। क्वीन एमा भी इस लेडी के यहाँ आने से नर्वस होती है क्योंकि अब वो भी प्रॉब्लम में आ सकती है। दूसरी तरफ हम वाइकिंग को देखते हैं जो एक जवान योद्धा की बलि देंगे और ये सब कुछ हमने पिछले वाइकिंग्स में भी देखा है। तभी कहानी एक ट्विस्ट लेती है और हम देखते हैं कि हैरल्ड सिगर्टसन भी अपने भाई ओलाफ के साथ मिल गया है। हैरल्ड सिगर्टसन भी अपने भाई को ही चूज करता है और दूसरी तरफ ग्रैंडपा वाइकिंग के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए उन्हें उस बंदी की बात माननी होगी और क्वीन एमा को नॉर्वे वापस भेजना होगा। हैरल्ड सिगर्टसन वाइकिंग के सारे डिफेंस सिस्टम को रिवील करता है और उनके वीक पॉइंट्स को बताता है। यहाँ एल गॉडविन क्योंकि मर्सिया से होता है, इसलिए वो गनूट की फर्स्ट वाइफ को एडवाइस करता है कि तुम्हें मर्चेंट्स को यहाँ बुलाना चाहिए और उनके साथ संबंध अच्छे कर लेने चाहिए। इससे उन्हें एक मजबूत एलाई मिलेगा और उन दोनों के रिलेशन भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ओलाफ हैरल्ड से बोलता है कि वो लोग फुल मून वाले दिन स्ट्राइक करेंगे क्योंकि उस दिन पानी का बहाव बहुत ज्यादा होगा, जिससे उनकी बोट की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। और हैरल्ड उन्हें सजेस्ट करता है कि पहले उन्हें बातचीत कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही उन्हें फैसला करना चाहिए कि उन्हें लड़ना है या ऐसे ही बातचीत से मसला सॉल्व आउट हो जाएगा। और ये लोग सबके सामने मास कन्वर्सेशन का ऑफर रखते हैं जिसमें कोई डाउट नहीं है एस्टेट उनको ठुकरा देती है। वो अपने कूल गॉड ओडियन, थोर और लोकी को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, जिससे ये फैसला हो जाता है कि बातचीत से बात नहीं बनेगी। और हैरल्ड क्योंकि उन्हें डबल क्रॉस कर रहा होता है, वो चुपके से लाफ को इशारा दे देता है कि वो लोग पानी से हमला करेंगे तो उन्हें अपने डिफेंस सिस्टम उसी हिसाब से रखने होंगे। और अब जंग बिल्कुल दरवाजे पर होती है और सब लोग उसके लिए रेडी होते हैं। जमीनी हमला बहुत जोरदार होता है जिसमें क्रिश्चियन वाइकिंग काफी मारे जाते हैं और वो समुद्र से होने वाले हमले के लिए भी पहले से ही डिफेंस सिस्टम तैयार रखते हैं, पर वहाँ पे कोई नहीं होता क्योंकि सारे लोग जानते थे कि हैरल्ड डबल क्रॉस कर रहा है, इसलिए वो अपना ही एक अलग प्लान बनाते हैं। इस लड़ाई के बाद में एस्ट्रिड काफी बुरी तरीके से घायल हो जाती है और फ्रेडिस भी उस क्रिश्चियन बंदे को मार देती है। लाफ की गर्लफ्रेंड लीव भी इस लड़ाई में मारी जाती है और दूसरी तरफ हैरल्ड सिगर्टसन भी बुरी तरीके से घायल होता है। बस फ्रेडिस आती है और उसको बचाकर वहां से ले जाती है और ओलाफ मौके का फायदा उठाता है और पूरे टाउन को कैप्चर कर लेता है। और लंदन में हम देखते हैं कि गनूट की फर्स्ट वाइफ आती है, बट वो थ्रोन पे क्वीन एमा को देख के बुरी तरीके से शॉक हो जाती है। तब हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान क्वीन एमा का था, उसको यहाँ से दूर रखने के लिए, ताकि वो उसकी सेना को ढूंढ सके। और ग्रैंडपा किंग अपनी सेना को लेके ओलाफ की फोर्स पर हमला कर देते हैं और वो कैटगट को दोबारा से जीत लेते हैं। और यहीं पे गाइस इस सीरीज का एंड होता है। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।